Assalamu alaikum, dear students. Today, this is our second lecture of the course of operating system. In this lecture, we will discuss about the following contents. We will talk about the single user system, batch systems, multi-program systems, time sharing system, real-time systems, and the differentiation of interrupt, traps, and signals, and also the protection with respect to CPU input, output, and memory. So firstly, single user system. सिंगल यूज़र सिस्टम क्या है? ये हमारे पास पर्सनल जो कंप्यूटर्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स इन विच द कंप्यूटर सिस्टम डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र। ये इंटरेक्टिव सिस्टम भी होते हैं। इंटरेक्टिव सिस्टम में ये है कि इसमें यूज़र जो है वो हार्डवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसको आगे से आंसर मिलता है। अगर यहाँ से कोई भी की प्रेस करता है तो उसको उसका आंसर रिसीव होता है। अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से यूज़र को किया जा रहा है तो यूज़र उसको आगे फर्दर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द सिस्टम एंड यूज़र है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरेक्टिव सिस्टम है, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर सिंगल यूज़र सिस्टम में जैसे उसने ये कहा कि हर एक सिंगल यूज़र को डेडिकेट कर दिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम। इसको आप पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, और ये यूज़र की कन्वीनियंस और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इट मीन्स कि अगर एक सिंगल यूज़र को एक सिस्टम डेडिकेट कर दिया जाए और वो सिस्टम इंटरेक्टिव हो तो वो आपका एक सिंगल यूज़र सिस्टम कहलाएगा। इसमें फर्दर अगर हम देखें तो कैन अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर लार्जर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टी प्रोसेस एंड मल्टी यूज़र्स, ये टेक्नोलॉजीज़ को भी अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पे मल्टी प्रोसेस का क्या मतलब है? मल्टी प्रोसेस का मतलब ये है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस उसके ऊपर चल सकते हैं। आप लोग देखते हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट भी कुछ लोगों के माइंड में बना हुआ है कि कंप्यूटर एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस पे काम कर सकता है, या एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस को चला सकता है, रन कर सकता है। ऐसा नहीं, आपका जो सिस्टम है वो एक वक्त में किसी एक ही प्रोसेस को रन कर सकता है और रन करता है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है प्रोसेसेस के बिटवीन कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये कंप्यूटर सिस्टम एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस पे काम कर रहा है। इस पे अभी हम बात करेंगे जब हम मल्टी प्रोग्राम सिस्टम पे आते हैं, तो इस पे डिटेल में डिस्कशन होगी। तो बहरहाल जी, मल्टी प्रोसेस का मतलब यही है कि आपके जो है वो ज़्यादा प्रोसेस जो है वो चल रहे हैं। मल्टी यूज़र मतलब एक से ज़्यादा यूज़र्स की बात भी कर रहे हैं। कहता है कि ये कैन अडॉप्ट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड फॉर लार्जर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें फिर मल्टी प्रोसेस मल्टी यूज़र की उसने बात की। फिर individuals usually have sole use of computer and do not need advanced protection features, ये भी इसमें आ जाता है। फिर may run several different types of operating system, इसके ऊपर बहुत सारे मुख्तलिफ टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाए जा सकते हैं, जिसमें विंडोज़ मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे मैक ओएस भी कहते हैं, स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर एप्पल कंप्यूटर्स, और फिर यूनिक्स और लिनक्स। ये आपके सारे सिंगल यूज़र सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकते हैं। फिर हम बात करेंगे बैच सिस्टम्स की। बैच सिस्टम फर्स्ट रूडिमेंट्री सिस्टम्स, इसमें यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अब इसमें थोड़ा सा मैं पहले बैच सिस्टम की अगर हिस्ट्री पे जाऊं, तो पहले शुरू में जब फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल की लैंग्वेजेस होती थी, उस वक़्त ये था कि घर बैठे हर इंसान के पास यानी फैसिलिटी इतनी ज़्यादा कंप्यूटर की अवेलेबल नहीं होती थी, या कंपाइलर्स अवेलेबल नहीं होते थे इतने ज़्यादा, मैनेज करना मुश्किल था। तो उस वक़्त कुछ सेंटर्स होते थे जिनके ऊपर जो है वो कंपाइलर्स मौजूद होते थे, कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल के। तो अब उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर एक पास्कल का कोड एक प्रोग्रामर लिख के गया, वो सेंटर पे गया, मौजूद है, वहाँ पे जाके उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे इसकी आउटपुट चाहिए, मुझे कंपाइल करके दें। तो सबसे पहले उनको फिर वो उसका कंपाइलर जो है वो लोड करना पड़ता, फिर उसके ऊपर प्रोग्राम को चला के उसकी आउटपुट को नोट करना पड़ता,
फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट आपकी जो फिर आपको एक दूसरी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर को लोड करना पड़ता, फिर उसके ऊपर एक आउटपुट चेक करनी पड़ती। अगर आपके 10 लोग, दो उनमें से पास्कल का कोड रन करवाने के लिए दो को बोल के दो फोर्ट्रान के आते हैं, अब उसमें जब अलग-अलग लैंग्वेजेस की कोड के लिए अलग-अलग कंपाइलर्स को लोड किया जाता, फिर उनको अलग-अलग प्रोग्राम्स को रन करके फिर नए कंपाइलर को लोड करके फिर उसकी आउटपुट लेके, तो ये एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वर्क था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इनके बैचेस बना दें, बैचेस में काम करें, उससे उनको फ़ायदा ये हुआ कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने काम कैसे किया कि अगर फोर्ट्रान की लैंग्वेजेस के कोड आ रहे हैं तो उसके उन्हें टाइम रखा कि 9 से लेकर 11 बजे तक हम सबमिशन लेंगे फोर्ट्रान की कोड्स की, और उनका जो बैच चलेगा सारे फोर्ट्रान के कोड का कंपाइलर एक ही दफ़ा लोड कर दिया जाएगा 11 बजे, और फिर उसके ऊपर जितने भी फोर्ट्रान के कोड होंगे वो सारे के सारे हम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रन करेंगे और उनकी आउटपुट को नोट करेंगे। इतनी देर में जो है वो पास्कल के जितने कोड थे उनको कलेक्ट कर लिया गया, और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हो सकते, मतलब कि 12 बजे फिर जो है वो अनलोड किया पहले वाले कंपाइलर को, फिर नई लैंग्वेज की कंपाइलर को लोड किया, फिर 12 से 1 बजे तक उसके सारे के सारे कोड को रन किया गया। तो ये बैचेस बना दिए गए, ये 11 से 12 का टाइम, फिर 12 से 1 का टाइम, फिर इस तरह आगे जो है वो हर लैंग्वेज के कंपाइलर को एक ही दफ़ा लोड करके उसके सारे के सारे कोड को उसके ऊपर चलाने के लिए जो है वो उसकी आउटपुट लेने के लिए रन किया गया। इससे ये है कि टाइम थोड़ा सा सेव हो गया। तो ये बैच सिस्टम वहाँ से शुरू हुए, आजकल भी बैच सिस्टम पाए जाते हैं। तो इसमें यह था कि रिड्यूस सेटअप टाइम बाय बैचिंग सिमिलर जॉब, एक ही तरह की जॉब थी तो उनमें हम टाइम को, सेटअप टाइम को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे हमने कंपाइलर को बजाय इसके कि बार बार लोड करने के एक ही टाइम पे 11 बजे लोड कर दिया, 11 से 12 बजे तक वो लोड ही रहा, और उसके ऊपर जितने भी उस लैंग्वेज के कोड थे वो सारे के सारे रन करके उनकी आउटपुट हासिल की गई। फिर इसमें हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक जॉब्स के सीक्वेंसिंग है, ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। इसमें अगर आजकल हम बैच सिस्टम की एग्जांपल लें तो हम फ़ोटो कापिंग मशीन की एग्जांपल भी ले सकते हैं। फ़ोटो कापिंग मशीन आज देखा जाए तो कैसे काम करती है, तो उसमें देखें कि हमने अगर 1000 जो है वो कापियाँ भी निकालनी हो किसी एक पेज की, तो हम फर्स्ट टाइम वो पेज की रिक्वेस्ट दे देते हैं और लिख देते हैं जी 1000 इसकी कापियाँ निकाली जाएँ। अब वो ऑटोमेटिकली जब वो पहली कॉपी निकालने के बाद दूसरी निकालता है तो वो यूज़र से पूछ नहीं रहा होता बार बार, हाँ जी मैं दूसरी कॉपी निकालूं, हाँ जी अब तीसरी कॉपी निकालूं, नहीं, बल्कि वो ऑटोमेटिकली पहले के बाद दूसरी तीसरी चौथी चलते चलते 1000 तक जो है वो कापियाँ निकालता रहेगा, और उसमें यूज़र और उसका कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं रहेगा। तो ये एक तरह के नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम भी होते हैं कि एक दफ़ा कमांड अगर चली जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसमें यूज़र की फर्दर इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही वो उसको अलाउ करते हैं। तो ये हमने देखा कि ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग है और ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्राम वन जॉब टू अनदर। फिर हम ये रेजिडेंट मॉनिटर जैसे कि इनिशियल कंट्रोल इन मॉनिटर और कंट्रोल ट्रांसफ़र टू जॉब, और व्हेन जॉब कंप्लीट्स ट्रांसफ़र बैक टू मॉनिटर। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये अगर आप फ़ोटो कापिंग मशीन की एग्जांपल लें तो इसमें भी ऐसे ही है कि इनिशियल कंट्रोल मॉनिटर के पास है, उसमें उसने कहा जी 1000 कापियाँ चाहिए, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र टू जॉब, फिर 1000 कापियाँ निकलती चली गई खुद ब खुद। जिस वक्त 1000 कापियाँ कंप्लीट होती गई तो उसके बाद मॉनिटर को कह दिया गया ले जी आपका काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये बैच सिस्टम की एग्जांपल देखिए। इसके बाद हम बात अगर करते हैं, उम्मीद है कि आपको बैच सिस्टम की समझ आ गई होगी। इसी तरह अगर आप प्रिंटर में देखते हैं कि प्रिंटर को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक पेज या उसके 10 पेज, और कहते हैं जी इसकी 5-5 कापियाँ निकाल दें, तो वो खुद ब खुद ही जो है वो उसके ऊपर काम करता रहता है। और अगर उस रिक्वेस्ट को हमें रोकना भी पड़े तो हमें उसको सस्पेंड करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसमें कोई इन्फ्लुएंस करें। फिर आ जाती है जी मेमोरी लेआउट। मेमोरी लेआउट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें हम डिवीजन जो करके रखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ख़ास पोर्शन जो है वो अलग से रख लिया जाता है, बाकी यूज़र के प्रोग्राम के लिए पोर्शन जो है वो उसका सेपरेट होता है। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम की हम बात करते हैं कि इसमें सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड द CPU इज़ मल्टीप्लेक्स्ड अमंग दैम।
तो मल्टी प्रोग्राम में देखें ना, पहले बात की थी कि एक वक्त में एक टाइम पे एक ही प्रोसेस चल रहा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि वो क्या होते हैं कि जैसे उसने कहा कि सीरियल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड द सीपीयू इज़ मल्टीप्लेक्स्ड अमंग देम। तो सीपीयू पहले एक प्रोसेस पे काम कर रहा होता है, उसके बाद उस प्रोसेस का कंट्रोल लेके किसी दूसरे प्रोसेस को दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से जो है वो सीपीयू मल्टीप्लेक्स। यहाँ पे जो डायग्राम हमें दी गई उसमें हम देख सकते हैं कि रैम को डिवाइड किया गया। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने लिए रिज़र्व रखा ताकि उसमें जो कर्नल है वो रन कर सके, या उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के वो वाली फाइल्स जो कि ज़रूरी हैं यूज़र प्रोग्राम को रन करवाने के लिए वो आ जाएं। बाकी जो पोर्शन है ये जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, ये मतलब प्रोसेस का है कि इसमें हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि ये प्रोसेसेस हैं। जॉब लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपका रेजिडेंट प्रोग्राम है उसको जॉब कहते हैं, और विंडोज़ में उसको प्रोग्राम कहते हैं। द रनिंग फॉर्म ऑफ द प्रोग्राम और जॉब इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। तो यहाँ पे हम जो है वो बहुत सारी जॉब्स या फिर प्रोसेस, ठीक है, या फिर प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम अगर मल्टी प्रोग्राम की एग्जांपल की बात करें तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो प्रोसेस हैं P1 और P2 जो कि CPU के साथ जो है वो रन करना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं। अब हर जो प्रोसेस होगा उसमें हमारे पास दो तरह के टाइम होंगे, एक CPU बर्स्ट टाइम होगा और एक इनपुट आउटपुट बर्स्ट टाइम होगा। अब हम ये कहते हैं कि अगर P1 के साथ CPU काम कर रहा है, उसके CPU बर्स्ट टाइम यानी इस वक्त चल रहा है, तो दूसरा प्रोसेस अपने इनपुट आउटपुट बर्स्ट के साथ काम करें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ वो टाइम गुजारे। फिर उसके बाद जिस वक्त पहले वाला प्रोसेस अपने CPU के साथ काम मुकम्मल कर लेता है और अब उसको अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ काम करना है, तो हम मल्टीप्लेक्स कर दें, कंट्रोल P1 से लेकर P2 को दे दें, और P2 का CPU टाइम जो है वो उस यानी P2 के साथ CPU को इंगेज करें, और P1 जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंगेज हो। फिर जब P2 ने जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंगेज होना है तो हम P1 को जो है वो CPU का कंट्रोल दे रहे हैं। तो ये यानी हम इस तरह ना इनके बिटवीन मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे बिटवीन द टू आर मोर प्रोसेसेस, ताकि वो हमें मतलब कि हमें ये जैसे लगता है कि एक वक्त में वो काम कर रहे हैं तो वो ऐसे महसूस होता है। तो वो ये टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है उन पर। उसके बाद हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स नीडेड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें स्पूलिंग यानी साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन वो हैं, फिर मेमोरी मैनेजमेंट और कुछ CPU की स्केजलिंग, इन पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स पे। टाइम शेयरिंग सिस्टम आर बेसिकली एन इंटरेक्टिव सिस्टम्स विद मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंटेड है और ये इंटरेक्टिव सिस्टम है। और अ जॉब इज़ स्वैप्ड इन एंड आउट ऑफ मेमोरी टू द डिस्क इफ़ नीडेड। इसमें स्वैप इन और स्वैप आउट जो है वो मेमोरी में हम कर सकते हैं। ये फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ना हमारा मीडियम टर्म स्केलर का भी एक टॉपिक आएगा, उसमें भी हम इन चीज़ों को ज़रा डिस्कस करेंगे कि स्वैप इन और स्वैप आउट जो है वो मेमोरी में डिस्क की तरफ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो कैसे की जाती है, उसका टाइम कितना लगता है, कितना जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम में ऑनलाइन फाइल सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूज़र्स टू एक्सेस डेटा एंड कोड। बिल्कुल। फिर इसके बाद हम टाइम शेयरिंग सिस्टम के बाद रियल टाइम सिस्टम की बात करेंगे। तो ये रियल टाइम सिस्टम वेरी सेंसिटिव सिस्टम्स एंड वेरी इम्पॉर्टेंट जो आजकल यूज़ हो रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको मतलब स्लाइड को देखने से पहले थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये देख लें कि इफ़ द इन रियल टाइम सिस्टम इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम देन एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन में अकर। कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन ज़रूर अकर होगी अगर आपका वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुई। इसकी फर्दर आगे फिर दो टाइप्स होंगी रियल टाइम सिस्टम की, एक उसकी हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम।
हार्ड रियल टाइम सिस्टम में हम यही देखेंगे कि इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस, ये हार्ड रियल टाइम सिस्टम की बात हो रही है कि इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम देन फिजिकल डिस्ट्रक्शन में आकर, तो कोई ना कोई फिजिकल डिस्ट्रक्शन होगी, कुछ जानी नुकसान हो सकता है। जैसा कि आप कहते हैं कि आजकल हमारे पास ये ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल्स के ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल है, तो उसमें अगर हमारे पास एक ही वक्त में गलती से जो है वो 2 या 3 साइड के इशारे जो है ग्रीन लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएंगी और कोई ना कोई जानी नुकसान हो जाएगा। हाँ, रियल टाइम सिस्टम। इसी तरह एयरप्लेन लैंडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो टाइम के ऊपर जो है वो अगर इसने रियल टाइम सिस्टम ने काम नहीं किया, तो या उसके अगले टायर या पिछले टायर जो है वो ठीक टाइम पे ओपन नहीं हो पाए, वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो कोई ना कोई जानी नुकसान उसका ज़रूर होगा, क्रैश भी हो सकता है। तो ये आपके हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। फिर इसमें सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में ये देखेंगे, इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस इन वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम देन एनी अदर डिस्ट्रक्शन में आकर, यानी फिजिकली डिस्ट्रक्शन ना भी हो, कोई और माली नुकसान हो सकता है, कोई और नुकसान जो है वो होगा, तो ये इसलिए ज़रा सेंसिटिव हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं रियल टाइम सिस्टम के अंदर, और often used as a control device in a dedicated application such as controlling scientific experiments, medical imaging systems, industrial control systems and some display systems। ये कुछ एग्जांपल्स उसने बताई कि बड़े सेंसिटिव सिस्टम है। तो इसमें रियल टाइम सिस्टम मे बी आइदर हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अच्छा, रियल टाइम सिस्टम के ना कुछ या हार्ड रियल टाइम सिस्टम में पहले हम देखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या रूल्स इसके हैं वो क्या हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड आर एब्सेंट। जैसे आपको मैंने ये बताया कि इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम दैन फिजिकल डिस्ट्रक्शन में आकर कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है अगर आउटपुट सही टाइम पे प्रोड्यूस ना हुई। तो उसमें फिर ये है कि उसको बचाने के लिए इस चीज़ को, ताकि वो टाइम पे प्रोड्यूस हो, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड या एब्सेंट ही रखते हैं, क्योंकि जो एक्सेस का टाइम है सेकेंडरी स्टोरेज से लाने का, वो भी एक जो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग वर्क हो सकता है, तो उसकी वजह से शायद कि आउटपुट वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस ना हो। तो फिर डेटा स्टोर्ड इन शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर रखते हैं, या फिर इसको रीड ओनली मेमोरी में स्टोर रखते हैं, रैम या रोम में ही डेटा रखते हैं, ताकि जल्द अज जल्द प्रोसेसर को, सीपीयू को वो इंस्ट्रक्शन जो है वहीं से मिले, और जो है वो सीक टाइम और जो एक्सेस टाइम है वो कम से कम हो, और मतलब कि जो डिस्क से लाने वाला, हार्ड डिस्क से लाने वाला टाइम है उसमें जो है वो देरी तो हो सकती है, लेकिन रैम और रोम से आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए उसको हम हार्ड डिस्क को मिसिंग मोस्टली ही रखते हैं या लिमिटेड होती है। फिर इसमें वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करते हार्ड रियल टाइम सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट वेस्ट द टाइम ऑन ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेसेस, यानी हम जो है वो पेजिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ जाएं, लॉजिकल टू फिजिकल पहले मैपिंग करना शुरू करें, उसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि वर्चुअल मेमोरी ना, वर्चुअल मेमोरी अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया। तो वर्चुअल मेमोरी ये है कि हम मतलब कि रैम जो है उसके पास इतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है, तो वो हार्ड डिस्क से कुछ मेमोरी बारो कर लेता है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। उसे कहता है कि मुझे अभी अपने प्रोसेस को जो है वो रखने के लिए टाइम, तुम अपनी मेमोरी थोड़ी सी दे दो, बाद में जो है वो इसके साथ वापस जो है वो मतलब कि अपने प्रोसेस को ले लिया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कोड स्ट्रक्चर्ड फॉर एफिशिएंसी। एग्जांपल्स में जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसमें प्लेन लैंडिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेस्पिरेटर्स एक्स्ट्रा। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर भी बहुत सेंसिटिव सिस्टम होते हैं, वहाँ पे भी अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है, वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होती, तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत सेंसिटिव सिस्टम है, बड़ी एहतियात के साथ जो है वो इसके साथ काम करना होता है। फिर हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में देखते हैं कि आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन टाइम कॉन्स्टेंट्स, बट इफ़ इट इज़ नॉट, द रिजल्ट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। जैसे पहले भी हमने एग्जांपल देखी कि इफ़ द आउटपुट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन वेल डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम देन द फिजिकल डिस्ट्रक्शन मे नॉट अकर, लेकिन कोई और नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस में यूज़फुल है, जैसे कि मल्टीमीडिया और वर्चुअल रियलिटी रिक्वायर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स इसमें चाहिए होते हैं। तो वर्चुअल रियलिटी का भी आपको आइडिया होगा
कि जैसे आज गेमिंग जोन बने होते हैं, तो उसमें जो है वो एक प्लेयर एक रूम के अंदर मौजूद है, वो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो वहाँ पे जो प्लेयर उसकी जो जेस्चर्स होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उस गेम के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी वर्चुअल रियलिटी, इसमें अगर वो टाइम पे जो है वो बैट नहीं घूमता तो उसमें ये है कि जानी नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये है कि उसका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और कोई और नुकसान हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ, इंटरप्ट, ट्रैप्स एंड सिग्नल्स। इंटरप्ट क्या है? इफ़ एनी इवेंट इज़ जनरेटेड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर टू द सीपीयू। अगर कोई भी हमारा इवेंट जनरेट होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सीपीयू की तरफ से, सॉरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सॉफ्टवेयर की तरफ से सीपीयू को, तो वो एक इंटरप्ट है। अब इसको जैसे वो कहता है कि द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज़ यूजुअली सिग्नल्ड बाय एन इंटरप्ट फ्रॉम आइदर द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस ये आ जाती हैं, और बाकी सॉफ्टवेयर जो है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उनकी तरफ से जो भी इवेंट जनरेट होता है तो वो इंटरप्ट कहलाता है। हार्डवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट एट एनी टाइम by sending a signal to the CPU, usually by way of the system bus. फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, इंटरप्ट है। माउस से कोई क्लिक करते हैं, ये इंटरप्ट है। तो ये इंटरप्ट जो है वो CPU के पास जाता है और ये सिस्टम बस के थ्रू। फिर सॉफ्टवेयर में ट्रिगर एन इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग ए स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड अ सिस्टम कॉल। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप उसकी इंस्ट्रक्शन बेस कोई भी एक सिस्टम कॉल करते हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे सेव, क्रिएट, इसके अलावा जो है वो सेव एज़, पब्लिश, प्रिंट, ये जो आपकी डिफरेंट कमांड्स हैं ये आपकी सिस्टम कॉल्स कहला सकती हैं। सिस्टम कॉल्स यानी सिस्टम कॉल को हम सॉफ्ट इंटरप्ट भी कहते हैं। तो इंटरप्ट दो तरह के, हार्ड इंटरप्ट और सॉफ्ट इंटरप्ट। हार्ड इंटरप्ट वो वाले जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी हार्डवेयर की तरफ से अक्कर होते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वो होंगे जो किसी भी प्रोग्राम की तरफ से एक सिस्टम कॉल की सूरत में अक्कर होते हैं। फिर हम जब बात करेंगे नेक्स्ट के, अ प्रोसेस कैन जनरेट अ ट्रैप फॉर एग्जांपल बाय डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। यानी कोई भी सीपीयू की तरफ से कोई इवेंट जो है वो अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर को जनरेट होता है जिसमें कोई एरर मैसेज या एक्सेप्शन भी हो सकती है, तो वो एक ट्रैप है। जैसे उसने कहा कि अ प्रोसेस कैन जनरेट अ ट्रैप फॉर एग्जांपल बाय डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, कि अगर आपके पास दो नंबर हैं तो आप एक नंबर को दूसरे यानी नंबर पे डिवाइड करना चाहते हो, जिस पे डिवाइड करना है वो ज़ीरो पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में एक आपका ट्रैप जनरेट होगा, वो कहेगा डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ नॉट अलाउड। या फिर इस तरह जो है वो आपके पास कुछ मेमोरी के ट्रैप्स भी जनरेट हो जाते हैं कि आपके पास अवेलेबल मेमोरी है नहीं इतनी जितनी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक ट्रैप होगा जो कि सीपीयू की तरफ से आपके जो है वो जनरेट किया जाएगा। ये एक एरर मैसेज भी हो सकता है, कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है, डायलॉग बॉक्स की सूरत में भी आपको शो हो सकता है, या आपको टेक्सचुअल फॉर्म में भी शो हो सकता है कंसोल के ऊपर। फिर अ यूज़र और अ प्रोसेस में जनरेट अ सिग्नल एंड इंटरप्ट टू अ प्रोसेस। तो ये जो सिग्नल है ये बिटवीन द प्रोसेसेस जो आपका एक मतलब ये कह लें कि एक इवेंट है, वो आपका सिग्नल कहता है बिटवीन द प्रोसेसेस। फिर हम बात करेंगे इंटरप्ट हैंडलिंग की, कि इंटरप्ट अकर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड सीपीयू। तो प्रोसेसर एक हार्डवेयर है, यानी वो चिप जो है वो प्रोसेसर कहलाती है, और उसकी जो लॉजिकल वर्किंग है उसको परफॉर्म करने का जो यूनिट है वो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अब यहाँ पे इंटरप्ट हैंडलिंग की अगर हम बात करें, तो इंटरप्ट ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, यानी इंटरप्ट जो है उसका कंट्रोल इंटरप्ट सर्विस रूटीन को दे दिया जाता है थ्रू इंटरप्ट वेक्टर टेबल, इंटरप्ट वेक्टर टेबल से। यानी वो दरमियान में इंटरप्ट वेक्टर टेबल है, वहाँ से वो अपना इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस लेके इंटरप्ट वहाँ पे पहुँच जाता है, विच कंटेन्स एड्रेसेस ऑफ ऑल द इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल के पास तमाम इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। इंटरप्ट आर्किटेक्चर मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन after the interrupted instruction and the CPU state
so that execution of the interrupted process may continue after the interrupt has been serviced. जब इंटरप्ट सर्विस हो जाता है, जैसे इसकी थोड़ी सी अगर एग्जांपल दें कि इंटरप्ट में अगर आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे कोई और मेन्यू शो होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इंटरफेस के ऊपर आकर राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे कोई और मेन्यू शो होता है। होते राइट क्लिक पर ही हैं, लेकिन वो अलग-अलग शो होते हैं। हो सकता है कि आप उसको पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, वहाँ पे कोई अलग मेन्यू शो हो सकता है कि आप वेब ब्राउज़र के ऊपर जहाँ पे राइट क्लिक करें, वहाँ पे एक अलग मेन्यू शो हो। तो ये एक राइट क्लिक के ऊपर आपके अलग-अलग मेन्यूज़ का शो होना, ये मुख्तलिफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं। तो कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को रन करना है, ये इंटरप्ट वेक्टर टेबल से पता चलेगा। वहाँ से इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसकी जो भी होगी वो रन करेगी और उसके बाद आउटपुट रिटर्न होगी। इंटरप्ट हैंडलिंग में हम देखें, इनकमिंग इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड वाइल अनदर इंटरप्ट इज़ बीइंग प्रोसेस्ड टू प्रिवेंट लॉस्ट इंटरप्ट। ये एक तरह का चेक है कि अगर एक इंटरप्ट जो है वो वर्किंग में है तो बाकियों को जो है वो डिसेबल कर दिया जाएगा, जो इनकमिंग इंटरप्ट्स होंगे। एंड ऑपरेशन सिस्टम इज़ इंटरप्ट ड्रिवन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रिवन होता है। फिर हम हार्डवेयर प्रोटेक्शन की बात करते हैं कि इसमें हमारे पास ड्यूल मोड ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन, मेमोरी प्रोटेक्शन और सीपीयू प्रोटेक्शन की हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम अगर ड्यूल मोड ऑपरेशन की बात करें तो शेयरिंग सिस्टम रिसोर्सेज शेयरिंग system resources requires operating system to ensure that an incorrect program cannot cause other programs to execute incorrectly. Provide hardware support to differentiate between at least two modes of operation. इसमें हमारे पास एक बाकायदा जो है वो हार्डवेयर की सपोर्ट होती है जिसमें हम स्विच कर सकते हैं बिटवीन द टू मोड्स। द फर्स्ट मोड इज़ यूज़र मोड एंड अदर मोड इज़ मॉनिटर मोड। यूज़र मोड के अंदर ये होता है कि एग्जीक्यूशन डन ऑन बिहाफ ऑफ अ यूज़र, एंड मॉनिटर मोड में ये होता है जिसे हम कर्नल मोड, सुपरवाइज़र मोड या फिर सिस्टम मोड भी कह सकते हैं। इसमें एग्जीक्यूशन डन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि एक वक्त में जो आपका सीपीयू है वो किसी एक मोड में ही काम करता है, या वो यूज़र मोड में काम करता है या मॉनिटर मोड में। तो यहाँ पे इनके बिटवीन जो है वो हार्डवेयर की सपोर्ट होती है। एक ट्रिगर है जिसमें कि वो ऑन या उसके ऑफ होने से आपकी स्विचिंग पॉसिबल हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोड बिट ऐड की जाती है कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, जो कि करंट मोड को इंडिकेट करती है। 0 जो है वो मॉनिटर मोड के लिए और 1 जो है वो यूज़र मोड के लिए। कुछ सिस्टम में जो है वो मतलब और भी है, लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 0 जो है बिट, अगर वैल्यू बिट की होगी तो वो मॉनिटर मोड में काम कर रहे हैं, अगर उसको 1 करेंगे तो वो यूज़र मोड में काम करना शुरू कर देगा। तो व्हेन एन इंटरप्ट और फॉल्ट अकर्स, हार्डवेयर स्विचेस टू मॉनिटर मोड। जब भी कोई इंटरप्ट या फॉल्ट अकर होता है तो फौरी तौर पे आपका जो है वो मॉनिटर मोड में स्विचिंग हो जाती है। फिर उसके बाद वो यूज़र मोड सेट करता है। फिर जिस वक्त कोई इंटरप्ट या फॉल्ट अकर होता है फिर वो मॉनिटर मोड में चला जाता है। तो ये जितनी भी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हैं कैन बी इशूड इन ओनली मॉनिटर मोड। ये इनपुट आउटपुट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ये हमेशा मॉनिटर मोड में ही चलती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हमारे जो मेन टॉपिक डिस्कस हमने किए वो थे सिंगल यूज़र सिस्टम, बैच सिस्टम्स, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, टाइम शेयरिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, इंटरप्ट, ट्रैप, सेट सिग्नल्स और सीपीयू इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी प्रोटेक्शन पे हमने बात की। तो हमने ये देखा कि इसमें सिंगल यूज़र सिस्टम समराइज़ किया जा रहा है। सिंगल यूज़र सिस्टम आर इंटरेक्टिव एंड डेडिकेटेड टू अ सिंगल यूज़र। बैच सिस्टम्स आर नॉन इंटरेक्टिव सिस्टम्स। और इसमें हम मल्टी प्रोग्राम में मतलब इसमें ये होता है कि बहुत सारे प्रोसेस को मल्टीप्लेक्स किया जाता है सीपीयू के बिटवीन। टाइम शेयरिंग सिस्टम में भी हमने देखा कि एक इंटरेक्टिव सिस्टम। फिर रियल टाइम सिस्टम में हमने देखा कि इफ़ द आउटपुट is not produced in well-defined period of time, then any type of physical distraction or other distraction may occur. फिर इसकी फर्दर दो टाइप्स, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, उन पे हमने डिस्कस की, एग्जांपल्स देखी। फिर हमने इंटरप्ट्स, ट्रैप्स और सिग्नल्स की बात की कि इफ़ एन इवेंट इज़ जनरेटेड फ्रॉम एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू द सीपीयू इज़ कॉल्ड इंटरप्ट। और अगर सीपीयू से जो है वो एक इवेंट जनरेट होता है टू द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो वो एक एक्सेप्शन या एरर मैसेज भी हो तो एक ट्रैप है, जैसे डिवाइड बाय ज़ीरो आर इलीगल मेमोरी एक्सेस सो ऑन। सिग्नल जो है बिटवीन द प्रोसेसेस, जो इवेंट है जो उनके दरमियान कम्युनिकेशन है वो सिग्नल है। फिर हमने जो है वो हार्डवेयर प्रोटेक्शन में
आगे हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह ये था आज का हमारा सेकंड लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।